हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए जो है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। डीएनए से डीएनए का बनना एक ऑटोकैटालाइटिक प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए का बनना एक हेट्रोकैटालाइटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा बच्चों, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, यानी इट इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए। बच्चों ये आरएनए कौन सा होता है, ये आरएनए कोई भी हो सकता है। आरएनए कैन बी एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों स्ट्रैंड तो आरएनए बनाएगी नहीं, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होती है वो आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो होगा उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, कौन सा जो आरएनए बनाता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है बच्चों उसे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर भी बनाया हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच RNA is synthesized by DNA. It is a heterocatalytic process, और इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम काम करता है बच्चों वो कौन सा होता है, वो होता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको समझने से पहले, प्रोसेस को समझने से पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है बच्चों वो हम देख रहे हैं। तो बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या हुआ, डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिसके ऊपर आरएनए बन रहा है, चाहे वो एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए बनता हो। तो बच्चों हम एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि सपोज यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके दो स्ट्रैंड मैंने बनाए। सपोज ये ऊपर वाली स्ट्रैंड है, इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 प्राइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्राइम, नीचे वाला जो है इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3। और ज़रूर से ध्यान रखना कि ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस जो है बच्चों वो भी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो है उसको फॉलो करता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो है वो आकर के यहाँ पर अटैच होंगे और आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है बच्चों उसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर? होता है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये 3 पार्ट होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जैसे हम स्ट्रैंड देख रहे हैं बच्चों, वो पोर्शन जहाँ पर हम क्या देखते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और वहाँ पर आकर के जुड़ता है कौन, वहाँ पर आकर के जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, उस पार्ट को बोल देते हैं प्रोमोटर। ये वाला पार्ट कौन सा है, प्रोमोटर है। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरा एंड जहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम टर्मिनेटर। और बच्चों बीच वाला जो पोर्शन है यही पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन। क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये 3 मेन पार्ट जो हैं वो किसके अंदर होते हैं बच्चों, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तीनों यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो ये तीनों पार्ट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं बच्चों। ये जो प्रोमोटर वाला सीक्वेंस है, प्रोमोटर सीक्वेंस जो होता है वो अपस्ट्रीम होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इसको अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम बोलते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 प्राइम एंड पे अपस्ट्रीम जो है वो प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। बच्चों ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पर नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक भी अच्छे से पढ़ना, उसमें ये बात क्लियर मेंशन है कि 5 प्राइम एंड पे, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है, उस पर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में हम देखते हैं क्या प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर। अपस्ट्रीम
एट 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम एट 5 प्राइम एंड प्रोमोटर होता है बच्चों। एंड यहाँ पर प्रोमोटर जो है बच्चों एक्चुअल में है क्या, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजनस बेस के जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होता है। यानी प्रोमोटर क्या होगा, वो साइट होगा जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर अटैच होगा। किसकी हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जा कर के जुड़ता है। आई बात समझ में। तो अपस्ट्रीम एट 5 प्राइम एंड प्रोमोटर इज प्रेजेंट। और बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, उनको स्पेसिफिक नाम भी दिया हुआ है, जैसे टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स। ये टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स जो है ये किसके अंदर होता है, ये यूकैरियोट के अंदर होता है। ऐसे ही प्रोकैरियोट के अंदर यदि बात करें बच्चों, तो प्रोकैरियोट के अंदर इसे हम बोल देते हैं प्रिवनॉव बॉक्स, प्रिवनॉव बॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लोजेस्ट सीक्वेंस और बड़े सीक्वेंस है कहाँ पर बच्चों, प्रोमोटर के ऊपर। तो ध्यान रखना कि प्रोमोटर जो है वहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम यूकैरियोट में टाटा बॉक्स और प्रोकैरियोट में क्या बोल देते हैं, प्रिवनॉव बॉक्स बोल देते हैं। और यदि मैं इसका थोड़ा सीक्वेंस भी आपको बता दूं कि आखिर यहाँ पर क्या सीक्वेंस होता है, तो ये टाटा बॉक्स पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो सीक्वेंस होता है TA यानी 7 जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। और प्रिवनॉव बॉक्स के सीक्वेंस की बात करें तो क्या होगा बच्चों, इसका सीक्वेंस होता है TATA टाटा 80 और टाटा बॉक्स है उसका TATA AAA या TATA TAT ऐसा भी होता है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये सीक्वेंस आपको प्रोमोटर पे अपस्ट्रीम मिलेगा। इसके अलावा और भी ऐसे स्पेसिफिक बॉक्सेस या सीक्वेंस होते हैं। यहाँ पर मेनली मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों जितना अपने लिए नीट के लिए रिक्वायर्ड है उतनी बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लोगे कि प्रोमोटर के ऊपर टाटा बॉक्स यूकैरियोट में होगा, प्रिवनॉव बॉक्स प्रोकैरियोट में होगा, टाटा बॉक्स TATA AA और प्रिवनॉव बॉक्स TATA AT ये प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद में टर्मिनेटर की बच्चों। स्ट्रक्चरल की फिर इसके बाद में बात कर लेंगे, टर्मिनेटर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो टर्मिनेटर वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड करेगी, उस पार्ट को हम बोल देते हैं टर्मिनेटर। अब ये टर्मिनेटर जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर भी बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है बच्चों उसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर सीक्वेंस होगा कुछ इस तरीके का CGG AG इस टाइप का। फिर बीच में यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होंगे, फिर उसके बाद में सीक्वेंस होगा GU CCG। ये सपोज मैंने टेम्पलेट के ऊपर का सीक्वेंस बनाया। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, ये C है, यानी जब इसके ऊपर आरएनए बनेगा बच्चों तो उस आरएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आने की वजह से, यानी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो C का G C C, यहाँ पे G C C U C। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट करो बच्चों, C है तो G, U है तो A, C है तो G, फिर से C है तो G, फिर यहाँ पर G है तो C, यहाँ पर C है तो G होगा, यहाँ पर C है तो G होगा और यहाँ पर C होगा। यानी इससे मैंने आरएनए बनवाया है बच्चों। अब ये आरएनए जो बना उसके अंदर सीक्वेंस को आप देख लो बच्चों, क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे बन के बाहर निकलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही ये ऐसा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो बना देगा। आ रही है बात समझ में कि टर्मिनेटर जो है उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और आरएनए जब उस पर सिंथेसाइज होगा तो वो आरएनए जो है वो क्या हो जाएगा, वो हेयर पिन का फॉर्मेशन कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो रो फैक्टर है वो इजीली जाकर के आरएनए पॉलीमरेज से अटैच हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है और यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो टर्मिनेटर जो है बच्चों उसके अंदर आपको क्या पता पड़ गया कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है उसकी वजह से आरएनए में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यानी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री
नाइट्रोजन बेस पेयरिंग RNA forms hairpin like structure, hairpin like structure बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एंड इट इज GC रिच, मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया भी है, GC रिच रीजन फॉलोड बाय AT रिच या A रिच, मिनिमम 6 होते हैं रीजन, 6 और उससे ज़्यादा A जो है वो सीक्वेंस में आता है। अब क्या होगा बच्चों, ये तो हेयरपिन बना देगा, और ये वाला जो सीक्वेंस है A रिच जो है AT बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा, यदि वहाँ पर दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड है तो रिलेटिवली क्या हो गया, वो वीक हो गया। वीक रीजन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो RNA है वो इजीली डिटैच हो पाता है, प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता पड़ गया, आपको पता पड़ गया कि प्रोमोटर क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, टर्मिनेटर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आपको पता पड़ गया, रो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों तरीके से काम करता है, बट ये जो प्रोसेस मैंने बताया मेन ये प्रोसेस है बच्चों। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। तो बच्चों स्ट्रक्चरल जीन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो जीन है जो क्या कर रहा है, जो mRNA बना रहा है, mRNA, और जरूरी नहीं है सिर्फ mRNA बनाए, tRNA भी बना सकता है, rRNA भी बना सकता है, और बाद में इससे जाकर के प्रोटीन भी बनती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों इसके अंदर इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में भी बात करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम इस डायग्राम के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इस डायग्राम के अंदर बच्चों वो एक स्ट्रैंड जिसके ऊपर RNA बनेगा उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर RNA नहीं बनेगा उसे बोलेंगे हम कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। तो बच्चों आप बता सकते हो कि कौन सा इसमें से टेम्पलेट होगा और कौन सा कोडिंग होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो बच्चों बहुत आसान है क्या कि हम जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, प्रोमोटर से लेकर के टर्मिनेटर तक। जब ये इस डायरेक्शन में काम करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये RNA की स्ट्रैंड बनाएगा। सपोज ये डॉटर RNA की स्ट्रैंड बन रही है, और मैंने आपको बताया कि हमेशा न्यू स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है बच्चों, न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5' to 3' बनता है। अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो है उसको आप फॉलो करो, उसको देखो, और ये देखो किसके कॉम्प्लीमेंट्री, ऊपर वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री कि नीचे वाले के। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यानी कि ऊपर वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, नीचे वाले के तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, या ऊपर वाले के एंटी पैरेलल है, नीचे वाले के तो पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस पे बन रहा है, ये ऊपर वाले स्ट्रैंड के ऊपर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। आई बात समझ में। इसीलिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है बच्चों, ये है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नीचे वाली जो स्ट्रैंड है बच्चों ये क्या है, ये यहाँ पर है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसे हम नॉन सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना कि जो स्ट्रैंड है उसको रीड करो, जिस डायरेक्शन में वो ओपन हो रहा है RNA पॉलीमरेज काम कर रहा है। जो RNA पॉलीमरेज RNA बनाएगा उसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3', और आप देख लो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। आसान सी बात है, समझ गए। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट है, और कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड क्यों हो रही है, क्योंकि जो RNA बनेगा उसका कोडोन और इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस वो दोनों सेम है, इसलिए इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों स्ट्रक्चरल जीन के बारे में एक बात मैंने बताई क्या, कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो सिर्फ mRNA ही नहीं बनाता है, जीन तो है वो, लेकिन वो सिर्फ mRNA बनाए ये ज़रूरी नहीं, वो rRNA भी बना सकता है, वो tRNA भी बना सकता है। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, हमने जीन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया, उस जीन के लिए जो कोई प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाता है उससे हमने क्या बोल दिया, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड के लिए जो कोड कर रहा होगा बच्चों उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे सिस्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होगी बच्चों, एक ही स्ट्रक्चरल जीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है। यानी प्रोकैरियोट के अंदर ये दो टाइप का हो सकता है सिस्ट्रॉन, एक हो सकता है मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है, या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हो सकता है।
मोनोसिस्टोनिक मतलब कि पूरा स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड बनाए तो उसे मोनोसिस्टोनिक बोलेंगे, यदि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा तो पॉलीसिस्टोनिक बोलेंगे। पॉलीसिस्टोनिक किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट के अंदर, और मोनोसिस्टोनिक किसके अंदर होता है बच्चों? यूकैरियोट के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट इज मोनोसिस्टोनिक बिकॉज इट फॉर्म्स वन पॉलीपेप्टाइड, एंड इन प्रोकैरियोट इट इज पॉलीसिस्टोनिक। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो है वो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि यूकैरियोट में जब यहाँ पर आरएनए बनेगा बच्चों, तो उस आरएनए के अंदर कुछ सीक्वेंस जो है वो काम का होगा, कुछ सीक्वेंस बीच में ऐसा भी होगा जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होगा। ऐसी जीन जो होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? स्प्लिट जीन बोल देते हैं। यूकैरियोट के अंदर स्ट्रक्चरल जीन कैसा होगा? इन यूकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन इज स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन का मीन्स क्या बच्चों? हैज़ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स तो काम वाले पार्ट होते हैं, इंट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों पार्ट होते हैं, तो उसे हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे बच्चों, तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में आपको क्या पता पड़ गया? आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है बच्चों उसका आइडिया लग गया कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। और बच्चों इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।